हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हमें अपने न्यूट्रिशन साइंस के ब्रांच की शुरुआत में जो हमने पोषक तत्वों के बारे में डिस्कस किया है, उसके बाद हमने अपनी विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं यानी कि विभिन्न प्रकार के रोगों के दौरान उनके जो लक्षण दिख रहे थे और वो लक्षण किस कारण से प्रतीत हो रहे हैं और इसके साथ ही साथ इनकी जो समस्याएं हैं, इनके निवारण के लिए हम अपने आहार में किस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं, इनकी जांच किस प्रकार से की जा सकती है, इन सभी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे। जिसमें से हमने जो है अपनी कुछ जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में, लिवर सिरोसिस, डायबिटीज़, इन सारे टॉपिक्स को कवर किया है। आज की क्लास में एक नए टॉपिक की शुरुआत करनी है जिसमें हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया यानी कि रक्त अल्पता होती है, यानी कि जब बॉडी में रक्त की कमी हो जा रही है तो इसके कारण क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इन सभी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये देखिएगा, ये जो एनीमिया रोग है इसे रक्ताल्पता के नाम से जानते हैं, अरक्तता के नाम से भी जानते हैं। देखिएगा इसमें हीमोग्लोबिन कम होने पर आरबीसी की असमानता दिखाई देती है। जैसे कि एक जो उसका सीक्वेंस है, उसकी जो संख्या है, उसकी संख्या में कमी देखने को मिलती है। रक्त के बारे में डिटेल्स में आपको फिजियोलॉजी वाले ब्रांच के साथ में पढ़ाया जाएगा, वहाँ से आप देखिएगा। यहाँ पे आपको एक नॉर्मल बस देखना है रक्त के बारे में। यहाँ पे बस इतना समझना है कि जब बॉडी में रक्त की जो सीक्वेंस था, एक उसकी समानता रहती थी एक संख्या में, उसमें जब कमी देखने को मिलती थी तब जाकर के एनीमिया नामक रोग देखने को मिलता है। आगे बताया गया है कि एग्जाम में पूछा जाता है कि एनीमिया अगर हो रहा है तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। उसके ढेर सारे कारण हैं, जिसमें से कुछ भी आपके एग्जाम में देकर के पूछ सकता है उनके जो कारण हैं, तो आप उनको कैसे समझ सकते हैं। देखिएगा, जो इनके एनीमिया के कारण वो विभिन्न प्रकार के कारण बताए गए हैं, वो सभी कारणों को आप ध्यान से देखिएगा और पॉइंट टू पॉइंट इसको आप नोट डाउन करते जाया करिएगा। देखिएगा, इसमें सबसे पहले है कि रक्त हानि है। तो रक्त अल्पता के नाम से आपको पता है कि जब बॉडी में रक्त की कमी हो रही है तो जाकर के रक्ताल्पता यानी कि एनीमिया नामक समस्या हो रही है, तो रक्त हानि है। इसके बाद है मिट्टी का कीड़ा, जिसे हुक वर्म के नाम से जानते हैं। मिट्टी का कीड़ा यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें, ये एनीमिया जो है किसी पौधों में होने वाली चीज़ है, पौधे में होने वाला रोग नहीं है। भले यहाँ पे मिट्टी का कीड़ा दिया गया, इसका मतलब ये होता है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, जब वो मिट्टी खा लेते हैं तो इसके कारण उनके पेट में जो छोटे छोटे कीड़े वाइट कलर के हो जाते हैं, उनके मल त्याग के समय देखने को भी मिलता है, जिसे इंग्लिश में हुक वर्म के नाम से जाना जाता है। और जब ऐसी सिचुएशन आती है तो बच्चे जो है अपने दांत को किटकिटाते रहते हैं जब उनके पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। कैसे कीड़े? ये मिट्टी को खाने के कारण जो कीड़े पड़ रहे हैं, ये भी क्या है कि जो ब्लड सेल्स होती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनको बनने नहीं देती, उनको खा जाती हैं समय से पहले, यानी कि जब पूरी तरह से ब्लड सेल्स बनते हैं उसके पहले उसको खत्म कर देती हैं। इसके कारण से शरीर में एनीमिया नामक रोग देखने को मिल सकता है। इसके बाद है विशेष अवस्था में रक्त की आवश्यकता बढ़ना। जैसे कुछ विशेष अवस्थाएं हैं, जैसे बालिकाओं में किशोरावस्था के दौरान जो है पीरियड्स को देखने को मिलता है। विशेष अवस्थाओं में जैसे गर्भावस्था है, प्रसवकालीन अवस्था है, इन सब अवस्थाओं में, या फिर किसी भी कारणवश किसी व्यक्ति में ऑपरेशन वगैरह हो रहा है किसी भी रोग को लेकर के, तो इन सभी सिचुएशन में, ये विशेष अवस्थाओं में रक्त की कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण से एनीमिया नामक रोग देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, चाय, कॉफ़ी, कोको, चॉकलेट आदि का अधिक सेवन करना। ये सारी चीज़ों का जो अधिक मात्रा में सेवन करते हैं वो क्या होते हैं, ब्लड सेल्स को बनने नहीं देते हैं। आगे देखिएगा, ये सब जो होता है, चाय, कॉफ़ी, कोको, चॉकलेट, इन सब का जो अधिक सेवन करते हैं, ये खाद्य पदार्थ जो हैं खनिज अवशोषण में बाधा उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो भी खाद्य पदार्थ को हम ग्रहण करते हैं उनसे प्राप्त होने वाले जो पोषक तत्व हैं खनिज लवणों में, जैसे कि अपना आयरन हो गया, तो इन सभी के क्या है कि अवशोषण बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। किसकी वजह से? जब चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट ये सब का सेवन किया जाता है तो ये खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित होने में बाधा उत्पन्न करते हैं। आगे है फेरस का पसीने के साथ बाहर निकलना। ये जो फेरस है, जो आयरन का एक सक्रिय रूप माना जाता है। आयरन का सक्रिय रूप एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, क्या होता है? वो होता है फेरस।
फेरस का पसीने के साथ बाहर निकल जाने की वजह से भी क्या समस्या होती है, एनीमिया देखने को मिलता है। यह समस्या ज़्यादातर गर्म प्रदेशों में होता है। आगे देखिएगा, ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो खनन कार्य कर रहे हैं, यानी कि चट्टानों में या फिर खनिज तत्वों को जैसे खुदाई कर रहे हैं, कोयले इत्यादि को प्राप्त करने के लिए पेट्रोल, डीजल या फिर विभिन्न प्रकार के जो धातुएं जो हमें खनन के द्वारा प्राप्त होती हैं, वो सभी चीज़ों में जो कार्य कर रहे हैं व्यक्ति, ऐसे कार्यों में जो निहित हैं, ऐसे व्यक्तियों में भी ये एनीमिया देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, आयरन की कम मात्रा, ये तो नॉर्मल सी बात है कि आयरन की वजह से ही ब्लड का जो निर्माण हो रहा है और जब इसकी कमी हो रही है तो एनीमिया देखने को मिल रहा है। आगे विटामिन सी की कमी, विटामिन सी की भी कमी देखने को मिलती है, जिसके कारण से ये समस्या उत्पन्न होती है। आपके शरीर में अगर आयरन की कमी है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, आपके शरीर में अगर आयरन की कमी है और अगर आप चाहें कि हम ऐसे खाद्य पदार्थ को ग्रहण करें जिनसे हमें आयरन की प्राप्ति हो, तो आप कितनी भी अधिक मात्रा में आयरन प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थों को भले ग्रहण कर रहे हों, लेकिन इसके साथ ही साथ अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी की मात्रा नहीं है तो वो आयरन आपके शरीर में अवशोषित नहीं होगा। ठीक है, आपके शरीर में आयरन यानी कि जो ये है लौह तत्व, खनिज लवण, ये आयरन को अवशोषित तभी किया जा सकता है जब आपकी बॉडी में पहले से उपस्थित क्या हो, विटामिन सी हो। विटामिन सी जो है ये आयरन है, इन तत्व को अवशोषित करने में कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, मासिक धर्म का जो स्राव शुरू हो जाता है बालिकाओं में किशोरावस्था में या फिर इसके बाद जो है वयस्कावस्था में भी, ऐसे में अगर इसकी मात्रा मासिक धर्म में रक्त की जो स्राव है वो अधिक मात्रा में अगर हो रहे हैं तो भी ये समस्या देखने को मिलती है। इसके साथ साथ प्रोटीन की कमी देखने को मिलती है। इसके बाद एक टॉपिक और है कि इसे एक पॉइंट बताया गया है कि विटामिन B6, B9 और B12 विटामिन के टॉपिक में ये टॉपिक आपको अच्छे से बताया गया है कि इनकी कमी से कौन कौन से जो है एनीमिया देखने को मिलते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। यहाँ पे हमने बस इतना ही आपको बताया कि विटामिन B6, B9 और B12 की कमी से भी एनीमिया नामक रोग देखने को मिलता है, लेकिन कौन से एनीमिया देखने को मिलते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। विटामिन के टॉपिक में ये बातें आपको बताई गई हैं, एक ही बात को बार बार नहीं रिपीट की जाएगी, नहीं तो जो आपका सेशन है क्लास है बहुत ही ज़्यादा लेंदी होगा। हमने बताया कि यहाँ भी क्लास में आपको जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक रिवीजन की क्लास चल रही है, जितना भी आपने पूरे साल में पढ़ा होगा, पूरे डिटेल्स में पुस्तक को पढ़ा होगा, वो सभी को कवरेज किया जा रहा है। आगे देखिए, आदि की कमी, ये सभी जितने भी बातें बताई गई, इन सभी कारणों की वजह से एनीमिया नामक रोग देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, अगर इन सभी तत्वों, इन सभी वजह से एनीमिया देखने को मिल रहा है तो इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे आपको, आप कैसे समझ पाएंगे कि एनीमिया जैसी समस्या व्यक्ति को हो रही है। इसके लक्षण में देखिए, त्वचा का पीलापन दिखेगा, जब बॉडी में जो है रक्त की कमी होगी तो शरीर में पीलापन दिखाई देगा, डायरिया नामक रोग होगा, भार में कमी आ जाती है, मानसिक दुर्बलता यानी कि मानसिक रूप से जो कार्य कर रहे हैं आप उसमें दुर्बलता देखने मिलती है, कमी देखने को मिलती है, विकास की कमी देखने को मिलती है, जीभ में सूजन देखने को मिलता है, वृद्धि जो है शरीर की वृद्धि में रुकावट देखने को मिलता है। आपने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा है, चाइल्ड डेवलपमेंट में आपको जो है डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों बताया गया है, यानी कि विकास और वृद्धि दोनों बताया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि विकास और वृद्धि में क्या डिफरेंट होता है। ठीक है, आगे देखिएगा, शरीर पर नीले धब्बे दिखाई देते हैं और सामान्य सी कमजोरी देखने को मिलती है। तो ये हो गए सामान्य लक्षण जो एनीमिया नामक रोग में आपको देखने को मिलता है। आगे हम बात करेंगे कि ये जो एनीमिया नामक रोग है, ये एनीमिया जब विशेष अवस्थाओं में होती है तो उसके दौरान हमें कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं और किस कारण से हो रहे हैं, किस कारण से विभिन्न अवस्थाओं में ये रोग उत्पन्न हो रहा है। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं विभिन्न अवस्थाओं में एनीमिया में शैशवावस्था को। आप लोग ने पढ़ा है क्या, चाइल्ड डेवलपमेंट का पूरा ब्रांच हमने कवर कर लिया है, उसके मैराथन क्लास को भी अपलोड किया गया है और इसके साथ ही साथ टॉपिक वाइज भी क्लासेस प्रोवाइड की गई हैं। आप लोग जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं देखा है वो सेशन जा करके पीछे देख सकते हैं, आपके ज्योति एकेडमी चैनल पे अपलोड किया गया है। ठीक है, यहाँ पे अभी आप ये बताइएगा हमको कि विभिन्न जो अवस्थाएं बताई गई, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, वृद्धावस्था, और इसके साथ एक गर्भावस्था को भी बताइएगा। गर्भावस्था
गर्भावस्था की जो अवस्था है ये शैशवावस्था से पहले की अवस्था थी। ठीक है, गर्भावस्था में विभिन्न प्रकार के जो स्टेज, गर्भावस्था के भी 3 स्टेज बताए गए हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, आप पूरा पढ़िए ध्यान से। और ये आप बताइए कि ये जो विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं, ये अवस्थाएं कब से कब तक की मानी गई हैं। ठीक है, जो भी स्टूडेंट अभी क्या है कि वो जीआईसी या फिर एलटी की वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम को बताया गया है कि ये दोनों ही एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे और एकदम फिक्स कर दिया गया है। प्रीलिम्स में आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा और वहीं पे जो है जब मेंस का एग्जाम होगा तो वो डिस्क्रिप्टिव लिया जाएगा, यानी कि वहाँ पे आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, बहुविकल्पी नहीं बल्कि लिखित रूप में, यानी कि दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय के रूप में देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे आप लोग को ये ऑप्शनल के साथ ही साथ आपने प्रीलिम्स के लिए ये ऑप्शनल के जैसा तैयारी कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन जो थियरियाँ आपको ये बताई जा रही हैं ये भी आप अपने माइंड में कॉन्सेप्ट को बैठा लीजिए कि मेन की पॉइंट क्या है। कहानियाँ उसे बना के नहीं लिखनी है, वहाँ पे आपको जो है क्या करना है कि एक कोई टॉपिक दिया गया है, जैसे विभिन्न अवस्थाओं के दौरान एनीमिया आपको लिखना है तो एक पॉइंट टू पॉइंट लिखिए कि उतनी संख्या में जितने शब्दों में दिया गया है वो आंसर लिखना उतने शब्दों में हो और एग्जैक्ट वही पॉइंट टू पॉइंट हो। नहीं तो हाई स्कूल इंटर की तरह क्या करेंगे आप लोग, ऐसे बना बना के अगर लिखेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस के लिए जो आंसर के लिए लाइन दी गई हैं, जगह दिया गया, इतने शब्दों में दिया गया, वो सही कवर कर ले जाएंगी तो इससे आपको समस्या हो सकती है, आपका पूरा पढ़ा हुआ ही व्यर्थ हो जा सकता है। इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, जो इसका सीक्वेंस वाइज आप इसको पढ़ते जाएंगे और इसको नोट करते जाएंगे। ठीक है, आप एकदम एग्जैक्ट पॉइंट को याद रखेंगे कि ये चीजें किसकी कमी से हो रही है, या फिर जैसे पूछ रहे विभिन्न अवस्थाओं में एनीमिया हो रहा है तो ये एनीमिया जो हो रहा है इन अवस्थाओं में इसके क्या क्या कमी है, किसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, ये पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए शैशवावस्था में एनीमिया कब देखने को मिल रहा है, जब बहुजन्म देखने को मिलता है, यानी कि कुछ ही मतलब कि जन्म का जो अंतराल दिया जा रहा है बच्चे के जन्म का वो बहुत ही कम दिया गया हो और बहुत ही कम समय में ही एक बच्चे के साथ ही साथ 2 बच्चे और 3 बच्चे का जन्म हुआ हो, 2 ही 3 साल के अंतराल में 3 साल 4 साल 5 साल में 3-4 बच्चे का जन्म हुआ होगा। इसका मतलब है कि बहुजन्म यानी कि बच्चों की जो संख्या का जन्म हो रहा है वो अधिक संख्या में हो रहा है सामान्य से, जैसे एक बच्चे का जन्म हुआ या फिर 2 बच्चे का जन्म हुआ। नॉर्मल अगर एक साथ में 2 जुड़वे बच्चे का जन्म हो रहा है तो वहाँ पे उनके जो पोषक तत्वों की जो आवश्यकता थी वो तो बढ़ जाएगी। जहाँ भी एक बच्चे के लिए उनके विकास के लिए वृद्धि के लिए पूरी तरह से एक अच्छी तरह से पोषण प्राप्त हो रहा था वहाँ वो दोनों शरीर में बढ़ जाएगा जुड़वे बच्चे में, तो यहाँ पे ये समस्या देखने को मिल सकती है। इसके बाद आप परिपक्व जन्म के कारण होता है, यानी कि जब एक समय, ये निश्चित जो समय बताया गया है 9 महीने 7 दिन का जो बताया गया है, ये महीने के रूप में तो हमने बता दिया है, आप उसको दिन में बताइएगा और चंद्रमास में बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि गर्भावस्था को जो टाइम पीरियड होता है वो दिन क्या है और कितना चंद्रमास हो सकता है और कितने महीने हो सकते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चाइल्ड डेवलपमेंट अगर आप लोग पढ़े हैं, उसका क्लास आप लोग ने अटेंड किया है तो वहाँ पे आपको ये डिटेल्स में बताया गया है। देखिएगा यहाँ पे जब आप परिपक्व जन्म का मतलब होता है कि जब बच्चे का एक समय से पहले ही जब जन्म हो जाता है, जब उसका शरीर पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में एनीमिया नामक रोग देखने को मिलता है। आगे देखिएगा बाल्यावस्था में अगर बच्चा है तब क्या समस्या देखने को मिल सकती है, किसके कारण से एनीमिया हो सकता है। दीर्घकालीन अतिसार, किसी बच्चे को अतिसार जैसी समस्या अगर है वो लंबे समय तक रही है तो उसमें एनीमिया देखने को मिलेगा। बालिकाओं की उपेक्षा, बालिकाओं की उपेक्षा का मतलब है कि जैसे लंबे समय में नॉर्मल समझिएगा कि प्राचीन समय से ये चीज़ें देखी आ रही है जहाँ पे बालक और बालिकाओं में भेदभाव किया जा रहा था। प्रेजेंट टाइम ये समस्या कम देखने को मिल रही है, लेकिन प्राचीन समय में ये सारी चीज़ें ज़्यादातर थी कि जब जैसे कि एक बालक ने जन्म लिया और एक बालिका ने जन्म लिया तो वहाँ पे जो है बालक के पोषण की पूरा ध्यान दिया जा रहा है, वहीं बालिकाओं की उपेक्षा की जा रही है, उनके पालन पोषण का पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो एनीमिया नामक रोग देखने को मिलता है। और इसी के साथ यही बताया गया कि आहारी अपूर्णता, इसका मतलब है कि जितना आहार उसके बॉडी के लिए होना चाहिए इंपॉर्टेंट, वो उसको पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी कमी की वजह से आहारी अपूर्णता की वजह से बाल्यावस्था में एनीमिया
नामक रोग देखने को मिलता है। आगे देखिए किशोरावस्था की हम बात करते हैं। किशोरावस्था में जो है रजोधर्म की शुरुआत हो जाती है। बालिकाओं में मासिक धर्म यानी कि जो है पीरियड्स की शुरुआत हो जाती है। इसकी वजह से शीघ्र विवाह एवं गर्भधारण की वजह से, यानी कि कम उम्र में ही विवाह का करना और गर्भधारण करने की वजह से होता है। रजोधर्म में अधिक रक्तस्राव हो जाने की वजह से ये सारी अगर सिचुएशन क्रिएट हो रही हैं तो किशोरावस्था में एनीमिया नामक रोग देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखिएगा वयस्कावस्था में, जब व्यक्ति वयस्कावस्था में ऐसी सिचुएशन में अगर व्यक्ति को टीबी जैसी समस्या हो, तपेदिक जिसे कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बताया गया है, अगर ऐसी समस्या है, कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है या फिर बॉडी में आयरन की कमी है, तो इसकी वजह से वयस्कावस्था में क्या है कि एनीमिया नामक रोग यानी कि रक्त अल्पता देखने को मिलती है। इसके बाद है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में जब बॉडी में क्या है कि पेप्टिक अल्सर देखने को मिलता है। बॉडी में पेप्टिक अल्सर अगर हो गया, अल्सर का मतलब होता है घाव हो जाना। पेप्टिक अल्सर अगर हुआ है, आहारी फोलेटहीनता हो रही है, खाद्य पदार्थ जो फोलेट की प्राप्ति हो रही है अगर उसमें कमी देखने को मिल रही है। अपूर्ण अवशोषण का मतलब होता है कि जो भी खाद्य पदार्थ आप ग्रहण कर रहे हैं उनसे प्राप्त होने वाले जो भी खनिज तत्व हैं, जब उनका अवशोषण नहीं हो पा रहा है शरीर के द्वारा, तब ये समस्या देखने को मिलती है। इसके बाद है गर्भावस्था। गर्भावस्था का मतलब है कि जो गर्भावस्था, यहाँ सिर्फ और जो गर्भावस्था ही दिया गया है, इसके साथ ही साथ आपने अभी इसके पहले भी पढ़ा है कारण में कि विशेष अवस्थाओं के दौरान जब शरीर की मांग बढ़ जाती है, यानी कि शरीर के लिए बढ़ी हुई जो आवश्यकता होती है कि शरीर को अब कितनी मात्रा में ब्लड की आवश्यकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब उनको आहार नहीं मिल पाता है, जैसे व्यक्ति को अगर किसी भी कारणवश शरीर में ऑपरेशन वगैरह हुआ तो ऐसे सिचुएशन में भी रक्त की मांग अधिक बढ़ जाती है। वैसे ही गर्भावस्था में भी क्या हो रहा है कि रक्त की मांग जो है बढ़ जा रही है। बढ़ी हुई आवश्यकता जिसे हीमोडायल्यूसिस के नाम से जाना जाता है, हीमोडाइल्यूशन के नाम से इसे जाना जाता है, जब गर्भावस्था के दौरान शरीर की आवश्यकताओं की मांग बढ़ जाती है पोषक तत्वों की। मातृत्व आयु की कमी, जब मातृत्व जो माता गर्भ धारण कर रही है अगर उसकी आयु कम है तो ऐसे सिचुएशन में भी एनीमिया होता है। और मान्यताएं व गलत अवधारणाएं, कुछ मान्यताएं हैं, कुछ गलत अवधारणाएं हैं कि जिनसे जैसे नॉर्मल देखिएगा कि शाकाहारी और मांसाहारी की अगर बात हम करते हैं तो देखा गया है कि व्यक्ति कुछ ऐसे होते हैं जो शाकाहारी हैं, उनका कहना है कि मेरे शरीर में किसी भी खाद्य पदार्थ की कमी हो जाए, मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, उससे इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन मैं कोई भी ऐसा खाद्य पदार्थ नहीं ग्रहण करूंगा जो मांसाहारी के अंतर्गत आता है। डॉक्टर ने अगर कहा है उसे मांसाहारी कुछ आहार को ग्रहण करना है, तो ऐसे विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं कि जो मान्यताएं व गलत अवधारणाओं के कारण इसमें भेदभाव देखने को मिलता है और जिसकी पूर्ति ना हो पाने की वजह से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसके साथ ही साथ गर्भावस्था में कुछ विभिन्न प्रकार की जटिलताएं देखने को मिलती हैं। ये भी आपको गर्भावस्था की जटिलताओं के अंतर्गत चाइल्ड डेवलपमेंट में डिटेल्स में आपको बताया गया है। गर्भावस्था में जटिलताओं के कारण यहाँ पे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट ये बातें बताई गई हैं आपको पूरे में कि इन सभी समस्याओं के कारण इन सभी अवस्थाओं में एनीमिया नामक रोग देखने को मिलता है। आगे देखिएगा, एक आपसे टर्मिनोलॉजी में वर्ड पूछा जाता है कि थैलेसीमिया क्या होता है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग होता है। हीमोग्लोबिन ना बनने की वजह से जो समस्या देखने को मिल रही है उसे थैलेसीमिया कहा जा रहा है। रक्त में लाल रंग का ना आना, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, अगर ये सारे लक्षण, ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं तो उसे थैलेसीमिया के अंतर्गत माना जाता है। आई बात समझ में? यहाँ पे जो पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया गया है वो आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करेंगे, याद करेंगे और अपने नोट्स में स्वयं से अपने नोट्स तैयार करेंगे। पीडीएफ से आपको कोई चीज़ें नहीं लिखनी है। आगे बात करेंगे एनीमिया की जो जांच की जा रही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि व्यक्ति को एनीमिया हुआ है, यानी कि रक्त की कमी हो रही है। इससे मुख्य रूप से 3 जांच बताए गए, जिसमें से हिस्टामिन जांच है, सीलिंग जांच है और IURG है। इसमें देखिएगा हिस्टामिन जांच कब किया जाता है, जब व्यक्ति के शरीर में कमी वाले तत्व का पता चलना हो, यानी कि कौन सा पोषक तत्व शरीर में कम है, यानी कि आयरन की कमी से अगर हमें पता है कि एनीमिया हो रहा है तो इस पोषक तत्व की कमी है या फिर विटामिन सी की कमी है या फिर विटामिन बी की कमी है, कौन से तत्व की कमी है, इसका पता
किसके द्वारा चलता है? हिस्टामिन जांच के द्वारा चलता है। और ये जांच किस प्रकार से की जाती है? ऊतक के द्वारा जांच की जाती है, यानी कि बॉडी से आपके ऊतक यानी कि टिश्यू को लिया जाता है, जिसके द्वारा ये प्रयोगशाला में जांच किया जाता है। और ये जो है गर्भावस्था में इस जांच को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इस अवस्था में, गर्भावस्था की सिचुएशन में ऊतक को, टिश्यू को बॉडी से निकालने के लिए, लेने के लिए डॉक्टर के द्वारा जो है मना कर दिया जाता है। ऐसी सिचुएशन में ऊतक को शरीर से नहीं लिया जाता है। तो ये बताया गया हिस्टामिन जांच, इसका मुख्य रूप से कार्य क्या है, इसे क्या जांचा जा रहा है कि जब शरीर में किस प्रकार के पोषक तत्वों की कमी है इसका पता लगाना हो तो हिस्टामिन नामक जांच किया जाता है। इसके बाद है सीलिंग जांच। सीलिंग जांच में क्या किया जाता है कि विटामिन B12 की कमी के लक्षण अगर आपको दिखाई दे रहे हैं, विटामिन के चैप्टर में आपको डिटेल्स में बताया गया है कि इसकी कमी के लक्षण क्या हैं। तो ये विटामिन B12 की कमी के लक्षण अगर बॉडी में दिखाई दे रहे हैं तो सीलिंग नामक जांच की जाती है। ठीक है, इसमें आपको ये भी बता दिया गया कि विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया नामक रोग होता है। इसके साथ ही साथ विटामिन B6 और B9 को भी बताया गया था विटामिन वाइट चैप्टर में। आप लोग ये बताइए, हमने पहले ही पूछा कि इससे कौन सी एनीमिया हो रही है। आगे देखिएगा IURG, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन टेस्ट। ये टेस्ट कब किया जाता है? IURG का फुल नेम इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन टेस्ट, इसका फुल नेम भी पूछा जाता है। और पूछा जाए IURG जो टेस्ट है ये किस सिचुएशन में किया जाता है, तो बताइएगा कि हिस्टामिन जांच जो ये तत्वों का पता लगाने के लिए किया जाता है, और ये जो है गर्भावस्था के दौरान मना किया गया है, लेकिन वहीं पे IURG जो टेस्ट है ये गर्भावस्था के दौरान ही किया जाता है। और इस टेस्ट में जो है ये पता तो चलता ही है कि एनीमिया हुआ है या फिर नहीं, और इसके साथ ही साथ बच्चा जो शिशु का पालन हो रहा है गर्भावस्था में, गर्भ में, उसके वृद्धि व विकास का भी पता चल जाता है किस जांच के द्वारा? IURG जांच के द्वारा, टेस्ट के द्वारा। ये हो गया आपके एनीमिया के कुछ प्रमुख टेस्ट बताए गए हैं। एग्जाम में आपसे टेस्ट का नाम भी पूछता है और इसके साथ ही साथ कि ये टेस्ट क्या बताते हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि शरीर में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों की कमी जिसकी वजह से एनीमिया नामक रोग हो रहा है उसका पता लगाने के लिए किस प्रकार का जांच किया जाता है। तो आप बताएंगे हिस्टामिन नामक जांच किया जाता है। ये मैच द फॉलोइंग में ऑप्शनल में किसी भी अकॉर्डिंग से आपका क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। इसके बाद देखिएगा एनीमिया नामक रोग अगर हो रहा है, एनीमिया की समस्या हो रही है, तो इसमें किस प्रकार के आहार में आप परिवर्तन करेंगे, आहार को व्यक्ति को देंगे। देखिएगा सबसे पहले प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन C और विटामिन B की मात्रा को बढ़ा देना है। आपने देखा कि प्रोटीन को भी बढ़ाना है, कार्बोहाइड्रेट को भी बढ़ाना है, और इसके साथ ही साथ विटामिन B और C जिसकी कमी से एनीमिया नामक रोग हो रहा है। विटामिन C जो कि आपके शरीर में आयरन के अवशोषण के लिए जिम्मेदार होता है, इन सभी की मात्रा को क्या करना है? बढ़ा देना है। इसके बाद देखिएगा वसा को सामान्य रखना, फैट को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बढ़ाना है। आपको जो भी ऊर्जा की आवश्यकता है वो आप प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से ग्रहण करेंगे। आप लोग क्वेश्चन जो हम यहाँ पूछ रहे हैं उसका आंसर कंटिन्यू दिया करिए कमेंट बॉक्स में, जिससे कि आपके जो पिछले कुछ टॉपिक है उसका भी रिवीजन होता जाता है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि प्रोटीन और कार्बोज के जो रासायनिक सूत्र बताए गए हैं, जो रसायन या फिर जो कार्बनिक तत्व बताए गए हैं, उसमें इन दोनों के साथ ही साथ इसमें क्या डिफरेंट देखने को मिल रहा है, यानी कौन से कार्बनिक तत्व हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं जो कि प्रोटीन और कार्बोज को एक दूसरे से भिन्न करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ वसा का भी बताइएगा, जैसे कि C6H12O6 ये किसका फार्मूला है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वसा को सामान्य रखना है, अवशोषण बाधक तत्व पर रोक लगाना है। अभी आपको पहले ही बताया गया था कि कुछ ऐसे तत्व हैं जैसे कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, चॉकलेट हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपके खनिज जो तत्व हैं, आयरन वगैरह हैं, उनके अवशोषण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसे तत्वों को, ऐसे खाद्य पदार्थों को क्या करना है? रोक लगा देना है। इमली जो होती है उस पर भी रोक लगाना है, वो भी अवशोषण में बाधा उत्पन्न करती है। इसके बाद तरल पदार्थों का अधिक सेवन करना है। अब ये नहीं कहिए कि तरल पदार्थों में शराब इत्यादि, मदिरा पान जो भी है इसका सेवन किया जाए, इन सबको बैन करना है। कार्बोनेटेड जो पदार्थ है उनको भी बैन कर देना है, जैसे कि कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गए, इन सब का नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के जो जूस वगैरह हैं फलों के या फिर दलों के, विभिन्न प्रकार के सूप हैं, फलों के जूस है, इन सबको सेवन करना है। इसके बाद सूखे मेवे
जो सूखे मेवे हैं जिसमें से किशमिश, बादाम, अखरोट, अंजीर आदि का सेवन करना है। वनस्पतियों की अपेक्षा प्राणिज खाद्य पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। कैसे सिचुएशन में? जब व्यक्ति के शरीर में एनीमिया हुआ हो, यानी कि रक्तअल्पता की समस्या हो, यानी कि रक्त की कमी हो। मेन पॉइंट क्या है कि ये आयरन की कमी की वजह से होता है। बॉडी में जो है आरबीसी का जब निर्माण नहीं हो पाता है, या फिर शरीर में आरबीसी का जो बन रहा है, आरबीसी उसके बनने से पहले वो टूट जा रहा है, रक्त लाल नहीं हो रहा है, यानी कि इस प्रकार से जो भी लक्षण, जो भी वजह इसके कारण बताए गए हैं, ये सारे टॉपिक को यहाँ पे कवर कर लिया गया है। सभी को आपको ध्यान से पढ़ लेना है, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट क्लास में नए हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। क्लासेस अगर अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि आप लोग शाम को 7 बजे कंटिन्यू अपनी क्लास को अटेंड किया करिए। और एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, जिसको आपको टेलीग्राम के चैनल पे लिंक जो है आपका टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो नए स्टूडेंट है जो अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं वो यहाँ से जाकर के जुड़ सकते हैं। और वहाँ पे टेलीग्राम पे जो इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। एग्जाम की डेट भी आ चुकी है आपकी टीएसटी पीएचटी की, ये तो वैसे भी हर समय आती ही रहती है। जब तक एडमिट कार्ड आपका नहीं निकल जाता है तब तक आप इसे बिलीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर इन सब बातों पे फोकस नहीं करिएगा, बस ये देखते रहिएगा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, ये इन्फॉर्मेशन देखिएगा। और जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाता है तब तक आप इस पे विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर समय ये जो है कंटिन्यू बदलाव इसमें देखा जा रहा है, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप अपनी क्लास है उसको कंटिन्यू अटेंड करिए और फिर अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। मिलते हैं आप लोग से हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।